हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करते हैं जो कलाम कोचिंग सीखकर के द्वारा 4 अप्रैल 2021 को रिट एग्ज़ाम आयोजित करवाई गई थी। उसमें साइंस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आए थे 121 से लेकर 150 नंबर तक के, उन क्वेश्चनों को आज अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से चालू था पेपर। तो यहाँ पर 2 सारणियाँ दे रखी है। एक तो पेपर में जो टिक लगे हुए हैं उसे आप ध्यान मत दीजिए, वह किसी बच्चे से मैंने पेपर लिया है और बाद में आपको आंसर सही बता रहा हूँ। तो देखिए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलम है, एंथ्रेक्डाई बेसिलाई है, राइजोबियम है और क्लोरेला है। एक साइड तो सूक्ष्म जीव दे रखे हैं, ये सारे सूक्ष्म जीव हैं, और इधर इनके उपभोग वाले दे रखे हैं, क्या उपयोग होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिए, अगर आपको चारों में से कोई सा भी नहीं आता है तो दोस्तों इतना तो पता है कि राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो एक तो कन्फर्म हो गया कि सी का क्या होगा, 4 होगा। अब सी का 4 होगा तो देखिए अपने ये ऊपर वाले 2 दे रखे हैं यहाँ पर, यानी कि आंसर ए और बी से होगा। ये तो अपना कन्फर्म हो गया ना। अब इसके अलावा अगर आपको पता है कि क्लोस्ट्रीडियम जो बोटिलिनम होता है वह क्या करता है, रोग प्रतिरोधक पदार्थ बनाने में सहायक होता है। तो एक का क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर अपन देखेंगे क्लोस्ट्रीडियम जो बोटिलम होता है, वह क्या करता है, विटामिन B12 बनाने का कार्य करता है, विटामिन B12 का। यहाँ पर एंथ्रेक्साई बेसिलाई जो होता है ना, वह क्या करता है, रोग प्रतिरोधक का कार्य करता है। वह क्या करता है, रोग प्रतिरोधक का कार्य करता है। और क्लोरेला क्या करेगा, सूप बनाने का कार्य करेगा। तो अब इसमें अपन देखेंगे तो देखो, ए जो होगा उसका तो सही क्या हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनम। ये क्या करेगा, विटामिन B12 बनाने में सहायक होगा। एंथ्रेक्डाई बेसिलाई जो होगा वह क्या करेगा, रोग प्रतिरोधकता के लिए होगा। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। और क्लोरेला बचा हुआ क्या करेगा, सूप बनाने का कार्य करेगा। तो अपना बी ऑप्शन है ना, वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन के क्रमांक जरूर अलग अलग है, तो आप केवल क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए। बायोडीजल के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, यह जैविक स्रोतों से प्राप्त तथा डीजल के समतुल्य ईंधन होता है। तो यह बिल्कुल सही बात यहाँ पर दे रखी है। फिर दे रखा है कि यह 100% नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है, ये भी सही बात है। फिर यह जैव निम्नीकरणीय होता है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है। तो दोस्तों देखिए, डी ऑप्शन जो है ना, वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने 141 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक अवधारणा और वैज्ञानिक नियम। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति होती है ना, वह विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 142 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, इस पर चर्चा करते हैं कि नवाचारी शिक्षण की मस्तिष्क उद्वेलन जो विधि है से संबंधित सिद्धांत नहीं है। नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन आए इस पेपर में, ध्यान देना। तो इसमें देखिए, विचारों को जोड़ना यह सिद्धांत है, असामान्य विचारों का स्वागत करना ये भी सिद्धांत है, आलोचना को रोकना भी है। तो ए ऑप्शन है ना, वह क्या है, इससे संबंधित नहीं है। तो सही आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 134 नंबर का जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें OCR जो है उसकी फुल फॉर्म अपने से पूछी गई है। तो देखिए, इसकी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह जो बी ऑप्शन होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 135 नंबर का जो क्वेश्चन है, शुक्र पारगमन क्या होता है। शुक्र पारगमन पूछा है यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या आ जाता है, शुक्र का आ जाना क्या कहलाता है, शुक्र पारगमन कहलाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 136 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप का परिणाम नहीं है।
नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं? तो देखिए इसमें अलग से ही दिख रहा है कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। यह असत्य है यहाँ पर, इसलिए बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 137 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? नमक का जल में घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना और क्रिस्टलीकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? तीनों यहाँ पर अपन कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 138, सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो सोरा होता है उसका रासायनिक सूत्र अपन देखते हैं KNO3 माना जाता है, KNO3, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 139, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें अपन देखेंगे कि मार्स गैस सही है CH4, कास्ट स्पिरिट CH3OH ये भी सही है, फॉर्मिक अम्ल HCOOH ये भी सही है यहाँ पर। लेकिन जो सिरका वाला है ना, इसका गलत दे रखा है, सिरका CH3COOH मानते हैं अपन, तो ये माना जाता है, तो ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा और आंसर भी हो जाएगा डी। अगला देखिए फिर क्वेश्चन 149 क्वेश्चन है दोस्तों, जलीय जीवों में अनुकूलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। कि जलीय जीवों में श्वसन हेतु गलफड़ों द्वारा सही है, शरीर पर सल्क भी होते हैं और आंखों पर निमेषक पटल भी पाई जाती है, जिसके कारण से अपन कहते हैं जल आंखों के अंदर प्रवेश नहीं करता है, आंखें सुरक्षित रहती है, साफ रहती है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? तो देखिए जो फ्लैश कार्ड होता है ना, वह प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 122 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, असत्य बताना अपने को। तो हल्दी साग पौधे का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रिला जल निमग्न होता है, ये भी सही है। मटर आरोही पौधे का उदाहरण, ये भी सही है। लेकिन तीसरा देखिए लाइकेन समोद्भिद नहीं होता है दोस्तों, यह शीतोद्भिद होता है, इसलिए जो सी ऑप्शन है ना वह असत्य है और इसका सही आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 123 वाला, कि खनिज लवण का कार्य नहीं होता है शरीर निर्माण, ये होता है। विभिन्न हार्मोन व जैव उत्प्रेरक बनाने में भी सहायक होता है और शरीर नियंत्रक का कार्य भी करता है। खनिज लवण ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करता है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य वसा और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 124, निम्न में से कौन सी बक्षकाणु कोशिका होती है? बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यह कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल होती है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 125, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के अल्प स्त्राव से वयस्क में कौन सा रोग होता है? ड्वारिज्म, सिगमंड, मिक्सिडिमा और एक्रोमिगेली। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, STH दे रखा है, तो इससे जो मुख्य यहाँ पर अपन देखेंगे रोग होता है ना, वह कौन सा होता है? इसमें दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन, सिगमंड रोग होना चाहिए शायद यहाँ पर, सीमंड रोड जो दे रखा है सीमंड, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 143 नंबर का जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि के नीचे दिए गए चरणों का व्यवस्थित क्रम होगा। तो देखिए सबसे पहले आता है समस्या को परिभाषित किया जाता है, फिर प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उसके पश्चात अपन देखते हैं परिकल्पना निर्माण होता है, फिर परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 144 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रेखीय विक्रमित अनुदेशन का पद नहीं है? दोस्तों पूरे पेपर में नहीं है, नहीं है कि क्वेश्चन आए हैं और ये काफ़ी शानदार पेपर है रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि अगर यहीं पर अपन गलती कर देंगे तो आगे गलती करने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। अपने को याद रहेगा कि अपन ने वहाँ पर गलती की थी, तो मैंने एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा पेपर दिया है कलाम कोचिंग वालों ने, जिसके लिए उनका धन्यवाद भी अपने को अदा करना चाहिए। तो ये देखिए निम्न में से कौन सा एक रेखीय विक्रमित अनुदेशन का पद नहीं है? प्रस्तावना पद,
शिक्षण पद, उपचारात्मक पद और परीक्षण पद है। तो अनुदेशन का पद कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें देखेंगे अपन जो सी है, उपचारात्मक पद नहीं है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 145, परिभाषित करना कार्य सूचक क्रिया किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान, समझ, प्रयोग और विश्लेषण। तो किससे संबंधित है ये? ज्ञान से संबंधित होता है। दोस्तों ध्यान रखना, परिभाषाएं से रिलेटेड जब भी आए तो ध्यान रखना, अगर कुछ भी याद हो ज्ञान से रिलेटेड होती है, इतना ज़रूर याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, पायरिया रोग का रोग कारक कौन होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कृमि। तो पायरिया रोग का जो रोग कारक होता है ना दोस्तों, वह क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। दोस्तों लगभग क्वेश्चन मेरे जो नोट्स उपलब्ध करवाए हुए हैं चैनल पर, उनसे आए हुए हैं। अब आप कहोगे कि सर आप अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, तो बढ़ाई नहीं है, मेरे चैनल पर रीट का मैंने पूरा कोर्स करवा रखा है साइंस से, और लगभग क्वेश्चन वहीं से पुटअप हुए, आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारे मेरे करवाए हुए हैं। और वर्तमान में भी मैं साइकोलॉजी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 127, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण स्थल क्या होता है? राइबोसोम, अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जिका और केंद्रिका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन ये काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, और इसमें न तो देखो राइबोसोम भी सही नहीं है, गोल्जिकाएँ भी सही नहीं है, और अंतःपृथ्वी जालिका भी सही नहीं है। राइबोसोमल जो आरएनए का संश्लेषण स्थल होता है वह क्या होती है? केंद्रिका होती है। न्यूक्लियोलस जिसे अपन कहते हैं, फोंटाना के द्वारा खोज की गई थी, तो केंद्रिका सही होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 128, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। यह वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, और 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा? दोस्तों देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर हल करने का कार्य भी किया है। यहाँ पर देखिए ये सूत्र लगाया अपन ने, v बराबर u प्लस 80। तो u का मान अपने कितना दे रखा है यहाँ पर? तो अपने 4 दे रखा है, a का मान 2 दे रखा है, और t का मान 5 दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन 4 + 2 × 5, यानी कि आंसर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, 14, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 129, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बांध के पानी में गतिज ऊर्जा संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा होती है। कार्य में विस्थापन अनिवार्य शर्त होती है, और कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक ऊर्जा होता है। तो ये तीनों सही है। असत्य कौन सा है? फर्स्ट जो है, बांध के पानी में गतिज ऊर्जा संचित होती है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बल दिया गया है योगात्मक आकलन पर, अधिगम आकलन, अधिगम के आकलन पर, और आधार रेखा आकलन पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बल दिया गया है ना दोस्तों, वह किस पर दिया गया है? अधिगम के लिए आकलन पर दिया गया है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 147, प्रमापीकृत परीक्षण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये शिक्षक निर्मित करते हैं, और उनकी रचना समय व परिस्थिति के अनुसार की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वह कौन सा होगा कि इसमें दूसरा और जो तीसरा है ना, वह दोनों ही क्या है? यहाँ पर असत्य है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 148, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, मूंगफली, तिल और सरसों। तो अपने को पता है कि मुख्य रूप से सरसों क्या है? एक रब्बी की फसल है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 130, गर्म धरातल के संपर्क में आने वाली वायु के कणों का गर्म होकर ऊपर उठना उष्मा का किस प्रकार का संचरण होता है? विकिरण, चालन, संवहन या विसरण। तो ये क्या होता है दोस्तों? संवहन होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तो अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, अवतल लेंस पूछा तो ये कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 132, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है, और ध्यान रखना ये किस पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव, सी ऑप्शन राइट होगा। और पेपर का अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम रेशम कहा जाता है? नाइलॉन, रेयोन, आर्लोन और डेक्रोन।
तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों, रेयन को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है होगा। दोस्तों इसमें 30 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपके 25 या 25 प्लस सही हो रहे हैं ना, तो ये मानते हुए चलिए आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, क्योंकि पेपर का लेवल है वह थोड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन शानदार पेपर है। नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन शामिल किए गए, और इन क्वेश्चनों में अगर आप दिमाग लगा लेते हैं तो ये मान लीजिए मेन एग्ज़ाम में आप कहीं नहीं अटकने वाले हैं। और इसमें अगर 25 प्लस किए हैं तो ये मानते हुए चलिए आपकी तैयारी काफ़ी शानदार चल रही है। थोड़ा सा बस उसे कंटिन्यू रखने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।